Hello everyone, my name is Manisha Prajapat and I welcome you all the digital तैयारी प्लेटफॉर्म। ओके, तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडीज? आई होप कि आप लोगों की स्टडीज बहुत ही स्मूथ चल रही होगी, बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों की स्टडी को बूस्ट करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इंडियन इकोनॉमी का क्रैश कोर्स, जो आज से हमारा शुरू होगा। और जब तक हम पूरी तरह से सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, सारे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज सोल्व नहीं कर लेंगे, तब तक हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपका सिलेबस, यानी कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा इंडियन इकोनॉमी में। देखिए, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी जिसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार, देन इन्फ्लेशन जिसको आसान भाषा में बोलते हैं महंगाई, सुना हुआ है आप लोगों का। चलिए, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय आप लोगों से पूछा जाएगा, डिमांड एंड सप्लाई मांग और पूर्ति, मार्केट एंड इट्स टाइप्स, प्लानिंग इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है, द हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। हमारा जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो कृषि है, उसको हार्ट ऑफ इंडिया बोला जाता है। आगे चलते हैं, इंडस्ट्रीज इन इंडियंस, ठीक है, मनी एंड बैंकिंग, कैपिटल मार्केट एंड शेयर मार्केट, माय फेवरेट टॉपिक, एंड टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, बजट और इंश्योरेंस सेक्टर। यानी कि मोटा मोटी ये वाले टॉपिक्स हैं जिनमें से आपका क्वेश्चन पुट होने वाला है। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। आज की क्लास में हम इसको फिनिश करेंगे, देन हम आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले जब भी आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज आई कहां से है, ठीक है। तो आपका जो इकोनॉमिक्स वर्ड है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। अब आप बोलोगे मैम ये कैसी फिलोसॉफी लेके आए हो आप, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या फर्क है? मैं बता दूंगी अभी आने वाले टाइम में क्या फर्क है, पर अभी के लिए आप लोग ये सोच लो कि हम इकोनॉमिक्स नहीं, हम इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं। बट इकोनॉमी पढ़ने के लिए हमें 2-4 मिनट कुछ ओवरव्यू लेना पड़ेगा इकोनॉमिक्स का, उसके बाद में हम शुरू कर पाएंगे। देखिए, आपका जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है, एक यूनानी भाषा का शब्द है इकोनोमिया, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, और इसी से निकल कर आया है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि चलो मैनेजमेंट तो हम लोगों को समझ में आ गया, प्रबंधन होता है, ठीक है, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? प्रबंधन। लेकिन ये रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मतलब होता है आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एसेट्स, और इसके अंदर आप काउंट करते हैं अपना टाइम। इन सभी चीजों को जब आप मिलाते हैं तो आप बोलते हैं रिसोर्सेज। यानी कि मैम पैसे का मैनेजमेंट ही इकोनॉमिक्स है। हाँ, अब देखिए, थोड़ा सा अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी कोई अलग कुछ मतलब आप लोगों से अलग नहीं है। कैसे अलग नहीं है? ये आपके ब्लड में है। कैसे ब्लड में है? देखिए, आप लोग घर से बाहर निकलेंगे तो अपने आसपास देखिएगा, रोड पे इतने सारे लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, भागादौड़ चल रही है। अगर आप उनके पीछे का मोटिव जाने कि वो लोग इतनी भागादौड़ क्यों कर रहे हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। यानी कि इकोनॉमी का रिलेशन किससे है? आपकी संपत्ति से, ठीक है, आपकी एसेट से, आपकी धन संपत्ति, आपकी एसेट यानी कि पैसा। इकोनॉमी का सीधा सीधा रिलेशन पैसे से है, ठीक। आप मेरे से अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों की जॉब लग जाए और आप लोगों की इकोनॉमी स्ट्रांग हो। सही बात बोल रही हूं मैं अभी पढ़ा रही हूं ताकि मेरी इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। ये भी सही बात बोल रही हूं मैं। यानी कि हम अपना 99% टाइम जो दे रहे हैं पूरे दिन में, या पूरे दिन कभी आप ऐसे बैठ के सोचते हो हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में, कभी ऐसे बैठ के सोचा है? नहीं सोचते हम। लेकिन हम 90% ऑफ टाइम किस चीज के बारे में सोचते रहते हैं? हम सोचते रहते हैं पैसे के बारे में। यानी कि इकोनॉमिक्स हमारे ब्लड में है, ठीक। अब जैसे हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा आप सबको आती है, लेकिन जब हम ग्रामर पढ़ते हैं तो हमें टफ लगती है। मतलब प्रॉपर हिंदी तो हम नहीं बोल पाते, कहीं ना कोई मिस्टेक्स होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम हिंदी बोलते तो है ना। लेकिन जब हमें ग्रामर पढ़ाई जाती है तो हमें वो टफ लगती है। तो वैसे ही इकोनॉमी है, इकोनॉमी आप लोगों को आती है, आप अपनी डेली रूटीन में इकोनॉमी को काम में लेते हैं,
लेकिन जब हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप लोगों को टफ लगता है, ये टफ लगता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ में आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी सिर्फ आप स्टूडेंट है इसलिए ही पढ़ना जरूरी नहीं है, एक आम इंसान भी है उसको भी इकोनॉमी जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो 90% टाइम अगर किसी चीज को दे रहा है यानी कोई इंपॉर्टेंट तो है उसकी जिंदगी में, तभी वो इतना टाइम दे रहा है पैसे को। ठीक, तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी सभी लोगों को पढ़नी चाहिए। चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आ गया कि इकोनॉमिक्स जो है वो एक ग्रीक भाषा का इकोनॉमिया शब्द है, वहां से हमारे पास में आया है, जिसका मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक, अब देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो आपका एक सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कहां से आया, किसने बनाया ये सब्जेक्ट? आप लोग जो इकोनॉमिक्स अभी पढ़ रहे हैं, एडम स्मिथ जी, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने एक बुक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, कब लिखी? 1776 में लिखी, और इसी की बदौलत आज आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है इकोनॉमिक्स एक विषय के रूप में एज अ सब्जेक्ट। समझ में आ गया? देखिए, आपका सवाल बनता है कि एडम स्मिथ की बुक कौन सी है। ठीक है, आपको 2-4 ऑप्शन दे देंगे, वहां पे ऑप्शन आपको मिलेगा द वेल्थ ऑफ नेशन। इतने ही इजी सवाल आप लोगों से इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना? या फिर आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि बताइए द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा एडम स्मिथ। ठीक, और ये एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे एडम स्मिथ जी थे वो कैपिटलिस्ट थे, इतना ही याद रखना है। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनको बोला जाता है। 1776 में बुक लिखी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इकोनॉमिक्स और आपका जो सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी, उसमें फर्क है। देखिए क्या फर्क है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक सब्जेक्ट है, और कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर क्या होती हैं? कुछ थ्योरीज होती हैं। ठीक, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, यहां पर एक लाइन लिखी हुई है कि द एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी, यानी कि अर्थशास्त्र का जीवंत रूप या फिर सक्रिय रूप ही अर्थव्यवस्था है। मैम कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, कोई बात नहीं मैं समझाती हूं। देखिए, आपका अर्थशास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है, मान लीजिए आपको बताया जाता है कि किसी भी देश की नेशनल इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, ये आप लोगों को बताया जाता है। या फिर किसी देश की इन्फ्लेशन रेट क्या होनी चाहिए। ठीक है, या फिर किसी भी देश की जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सभी थ्योरीज, ये सारे फॉर्मूले कहां पे लिखे मिलते हैं आप लोगों को? ये सारी थ्योरीज, ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को लिखे हुए मिलते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि आपका एक सब्जेक्ट है। लेकिन मान लो आप लोगों को यह कह दिया जाए कि किसी देश की नेशनल इनकम निकाल के बताओ। ठीक, किसी देश की जीडीपी आप निकाल के बताओ। तो जब आप नेशनल इनकम निकालने का जो फॉर्मूला इकोनॉमिक्स में दिया हुआ है, उस फॉर्मूले का यूज करके रियल में किसी देश की नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी। अब कुछ कुछ समझ में आया? यानी कि इकोनॉमिक्स में जो कुछ थ्योरीज दी हुई हैं उनको अगर हम रियल लाइफ में अप्लाई करें तो उसको बोलते हैं हम इकोनॉमी। ठीक है, यानी किसी भी सब्जेक्ट के, मान लीजिए इकोनॉमिक्स के जो थ्योरीज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको हम इंडिया में लागू कर रहे हैं, इसलिए हमने कहा इंडियन इकोनॉमी। मान लीजिए इन थ्योरीज को, इन प्रिंसिपल्स को अगर हम चाइना में अप्लाई करें तो हम उसको बोलेंगे चाइनीज इकोनॉमी। ठीक, चलिए आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अर्थशास्त्र के प्रकार देखते हैं। इकोनॉमिक्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है आपकी माइक्रो और एक होती है आपकी मैक्रो। माइक्रो का एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं प्राइस थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी। और ये आपका एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स को कहा जाता है, ऐसे करके पूछा था, 4 ऑप्शन दिए थे और आपका जो राइट ऑप्शन था वो था प्राइस थ्योरी।
ठीक है, इतने ही इजी सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। चलिए, और ये है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, हिंदी में बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र एंड समष्टि अर्थशास्त्र। देखिए, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलता है कि आप इंडिविजुअल स्टडी करो, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन करो, ठीक। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या स्टडी किया जाता है? द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी। कुछ भी समझ नहीं आया? देखिए, अब मान लीजिए अगर मैं कहूं, मतलब कि किसी कोई फर्म है, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल फर्म है या कोई इंडिविजुअल कंपनी है, अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में आएगा? क्योंकि वो एक ही है, इंडिविजुअल है, तो उसको हम कहां पुट करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। यानी कि मैं यहां पे लिख सकती हूं कि इंडिविजुअल फर्म, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल फर्म की स्टडी कर रहे हैं, इट मींस आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप स्टडी कर रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई की, ठीक है। तो डिमांड कौन कर रहा है? एक कंज्यूमर कर रहा है। एक सिंगल कंज्यूमर की क्या इनकम है, ठीक है, एक सिंगल कंज्यूमर की क्या इनकम है, उसकी क्या डिमांड है, उसके क्या एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक। यानी कि जब हम एक इंसान की बात कर रहे हैं, उसकी इनकम की बात कर रहे हैं, उसके खर्चों की बात कर रहे हैं, उसकी डिमांड की बात कर रहे हैं, एक कंपनी की बात कर रहे हैं, उसकी आय की बात कर रहे हैं, उसके व्यय की बात कर रहे हैं, जब हम किसी इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारा आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फ्लेशन की, तो क्या नेशनल इनकम किसी एक इंसान की होती है? नहीं होती, पूरे देश की होती है, ठीक। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन पूरे देश का होता है, ठीक। बजट बनाया जाता है, आपके पूरे देश का बनाया जाता है। यानी कि वो सारे टॉपिक्स जिनमें हम पूरे देश की स्टडी करते हैं वो किस में रखे जाते हैं? आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे कि आपका नेशनल इनकम, ठीक, आपका नेशनल इनकम, देन आप लिख सकते हैं इन्फ्लेशन, देन आपका बजट, ठीक है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? मान लीजिए आपका मनी एंड बैंकिंग सिस्टम है देश का, तो मनी एंड बैंकिंग सिस्टम तो पूरे देश में एक ही होगा ना, ठीक है। तो मनी एंड बैंकिंग सिस्टम आप लोग ले सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपको पूछा जाए पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो पूरे देश की क्या गरीबी है और क्या बेरोजगारी है, ठीक है, तो ये इसके अंदर आएगा। यानी कि जब आपको किसी एक चीज, पर्टिकुलर एक चीज की स्टडी के लिए बोला गया है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और द स्टडी होल नेशन, यानी पूरे देश, मतलब ऐसी चीजें हैं जो पूरे देश को प्रभावित कर रही हैं या पूरे देश की कैलकुलेशन कर रही हैं, तो हमारी आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। ये बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके अंदर मैंने लिखा है थोड़ा सा, जो मैं समझा चुकी हूं। माइक्रो में क्या आएगा? इनकम, किसी पर्टिकुलर बंदे की इनकम, ठीक है, उसके खर्चे, ठीक है, उसका उपभोग, यानी कि वो कितनी चीजें कंज्यूम कर रहा है, उसकी स्टडी भी हम कर रहे हैं तो वो माइक्रो के अंदर आएगी, ठीक है। आपका डिमांड एंड सप्लाई किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। वैसे अगर हम देखें मैक्रो के एग्जांपल्स, तो मैंने आपको बता ही दिया, नेशनल इनकम आपके मैक्रो का एग्जांपल है, इन्फ्लेशन हो गया, बजट हो गया, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, बीओपी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है, पढ़ेंगे इसको भी हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे देश का होता है। तो आई होप कि आप लोगों को माइक्रो एंड मैक्रो क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यहां से हमारा सिलेबस शुरू हो गया है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखिए, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब हो गया वह सभी क्षेत्र या सेक्टर्स, मतलब जहां से इंसान अर्न करता है, ठीक है, वो आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई, मान लीजिए आपके घर में 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपका भाई है जो बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर काम कर रही हैं, ठीक है, और आपके जो पापा हैं वो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं। घर में 3 मेंबर हैं और तीनों ही अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपका जो भाई है वो बैंक में काम कर रहा है, ठीक है, यानी कि सर्विसेज दे रहा है, वो यहां काम कर रहा है। आप हैं मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, किसी इंडस्ट्री में आप काम कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, ठीक।
तो आप कहाँ काम कर रही हैं? यहाँ पे काम कर रही हैं। और आपके जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं? कृषि कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप तीनों ही अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन तीनों का जो अर्निंग का सोर्स है वो अलग अलग है। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी भी कुछ नहीं है, वो सारे सेक्टर्स हैं जहां से इंसान को ऑप्शन मिलता है कि वो वहां से अर्न कर सकता है। किन किन तरीकों से एक इंसान अर्न करता है, उनको जब हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी सिंपल सा पैसा, और पैसा कहां कहां से आ सकता है उसको बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। देखिए, एक है आपका प्राइमरी सेक्टर, ठीक, एक है आपका सेकेंडरी सेक्टर और एक है टर्शियरी सेक्टर। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी होते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं। तो आप लोगों का जवाब क्या होना चाहिए? 3 होते हैं। और ये आपका एसएससी ने सवाल पूछ रखा है, ठीक। चलिए, आपका पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में जो भी काम हो रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति यानी कि हमारा जो नेचर है वहां से रिसोर्सेज ले रहे हैं और फिर हम काम कर रहे हैं। कैसे? देखिए, कच्चा माल आपका इसमें इंक्लूड होता है, आपके वन इसमें इंक्लूड होते हैं, एग्रीकल्चर आपका इसी में आ रहा है, पशुपालन भी इसी में आ रहा है, मुर्गी पालन भी इसी में आ रहा है। यानी कि ये सभी जो चीजें हमारे काम में आ रही हैं ये हमें माँ प्रकृति से मिल रही हैं, ठीक है। और यही हमारा रिसोर्स बना हुआ है इनकम का, यही हमारा सोर्स बना हुआ है इनकम का। इसलिए हम इसको एग्रीकल्चर भी नाम देते हैं और प्राइमरी सेक्टर भी नाम देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई बंदा है वो गन्ने की खेती कर रहा है, ठीक है, गन्ने की खेती, तो किस में आएगा? आपके प्राइमरी सेक्टर में, ठीक। अगर कोई इंसान है जो कपास की खेती कर रहा है, कपास की खेती किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में, ठीक। अगर कोई पशुपालन कर रहा है, मुर्गी पालन हो गया, वो सब भी कर रहा है, तो ये सब किस में आता है? आपके प्राइमरी सेक्टर में आता है, ठीक है। तो आपका सवाल यहां से कैसे बनता है? बहुत ही सिंपल सा सवाल बनता है। इस तरह से सवाल बनता है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 2-3 ऑप्शन आपका तृतीय क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र से दे देंगे और एक ऑप्शन आपको दे देंगे पशुपालन। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पशुपालन जो है वो प्राइमरी सेक्टर का एलिमेंट है। यानी कि आपको इस स्लाइड में थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है कि क्या प्राइमरी सेक्टर में आ रहा है, क्या सेकेंडरी में आ रहा है और क्या टर्शियरी में आ रहा है, ठीक। चलिए, फिर ये है हमारा द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है? इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैम, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों बोलते हैं? देखिए, हमने क्या किया, जब प्राइमरी सेक्टर का काम चल रहा था तो हमने कपास की खेती करी। कपास हमें कहां से मिला? कपास हमें मिला मां प्रकृति से। हमने खेती करी, मां प्रकृति से हमें कपास मिला। फिर हमने क्या किया, उस कपास को हम फैक्ट्रीज में लेके आए और उस कपास से हमने क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया। क्या बना दिया? कपास से कपड़ा बना दिया। यानी कि हमने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग करी। जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको फैक्ट्रीज में लाके हमने एक फिनिश गुड में उसको कन्वर्ट कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग कर दी, ठीक। कपास से हमने क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया। इसलिए इसको किस में इंक्लूड किया जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक। अब मान लीजिए आपने गन्ने की खेती करी, गन्ने की खेती करके गन्ना फैक्ट्री में लेके आए और आपने क्या बना दी? चीनी बना दी। तो ये किस में आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपका प्राइमरी सेक्टर है, तो इसमें आपने क्या किया? खनन किया। खनन समझते हैं आप लोग? खनन किया। मान लीजिए खनन करके आपने लोहा निकाला, ठीक। खनन करके आप लोगों ने लोहा निकाला और ये लोहा जो आपको मां प्रकृति से मिला, ये आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि फैक्ट्रियों में लेके आए और आपने इस लोहे से क्या बनाया? इस लोहे से आपने बनाया स्टील, ठीक है। और इस स्टील से किसी कार कंपनी ने कार बना दी। यानी कि जो चीज आपको प्राइमरी सेक्टर ने दी उसका आपने क्या कर दिया?
विनिर्माण कर दिया, इसलिए इसको आप क्या बोलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र भी बोलते हैं, निर्माण क्षेत्र भी बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक, चलिए और क्या क्या इंक्लूड होता है आपके सेकेंडरी सेक्टर में? गैस और जल की आपूर्ति आपके इसी में आती है। वस्त्र उद्योग मैंने आपको बता दिया, ये भी आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका बच गया, दैट इज टर्शियरी सेक्टर, यानी कि तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीयक जो आपका क्षेत्र है, इसके अंदर कहीं पर भी कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, ठीक है, कुछ भी निर्माण कार्य या प्रोडक्शन कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्या दी जा रही है, यहाँ पे आपको सर्विसेज दी जा रही हैं, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं सर्विस सेक्टर। क्या बोल सकते हैं? सर्विस सेक्टर। ठीक, अब आप लोग क्या है, चेक लेके गए बैंक में और कैश विड्रॉल करके लेके आ गए, तो कैश तो आपका ही है, लेकिन आपने क्या किया, बैंकिंग सर्विसेज को कंज्यूम किया। ठीक बात है। आपने क्या किया हुआ है, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, यानी कि आपने सर्विस ली हुई है। ठीक, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर के पास में गए, इंजेक्शन लगवा के आए, दवाइयां लेके आए, आपने क्या की, सर्विस ली। ठीक, एजुकेशन में आपको अभी पढ़ा रही हूं, आप क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। ठीक, आप घूमने जाते हैं, पर्यटन का सहारा ले रहे हैं। ठीक, आपका जो कच्चा माल है वो खेतों से फैक्ट्रियों तक ट्रक से जाता है, यानी कि परिवहन का सहारा ले रहे हैं। यानी कि टर्शियरी सेक्टर के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन सारी सर्विसेज दी जा रही हैं। ठीक है, अब आपके जब सवाल बनता है तो आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि बैंकिंग सेवाओं को रखा जाता है, और आपके पास में 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को राइट आंसर क्या करके आना है, तृतीय क्षेत्र। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा रोजगार इंडिया में, सबसे ज्यादा रोजगार प्राइमरी सेक्टर देता है। ठीक, लिखिए आप, सबसे ज्यादा रोजगार कौन सा सेक्टर दे रहा है आपका, प्राइमरी सेक्टर दे रहा है। ठीक, और जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, या फिर आप बोल दीजिए इनकम सबसे ज्यादा हमें कहां से हो रही है, इनकम पूरे देश को सबसे ज्यादा जहां से होती है वो है आपका टर्शियरी सेक्टर। यानी कि रोजगार सबसे ज्यादा कहां पर है आपका, प्राइमरी सेक्टर में, और पैसा सबसे ज्यादा कहां पर है आपका, टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है, यह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है, तो आपका आंसर होगा प्राइमरी सेक्टर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे कम योगदान कृषि का और सबसे ज्यादा योगदान सेवाओं का है। ये किस बेस पे लिखा हुआ है, इनकम के हिसाब से। ठीक है, यानी कि रोजगार तो सबसे ज्यादा किसने दिया, कृषि ने दिया। ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में किसने किया, सर्विसेज ने किया। किसने किया, सर्विसेज ने किया। 2-3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है। सबसे ज्यादा आपको रोजगार किसने दिया, कृषि ने दिया, और सबसे ज्यादा इकोनॉमी में योगदान किसने दिया, कंट्रीब्यूट किसने किया इकोनॉमी में, तो वो आपकी सर्विसेज ने किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हो गया आज के लिए आपका इतना ही, और फर्स्ट टॉपिक दैट इज बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी हम लोगों ने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए डिजिटल तैयारी यूट्यूब चैनल के साथ में इसी तरह से शानदार कंटेंट के लिए, और मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। और दम लगाकर पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।